हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम लास्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें जो रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल है उनके साथ, उनके स्किन और कलर को देखकर, तो वहां ये जो लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स अपने आगे बढ़ाए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कैसे करी थी टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस टॉपिक को इस वाली वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चीजें साउथ अफ्रीका में लोगों ने फेस करी थी, उसके लिए वो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहते थे जिससे कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, ओके, फ्रीडम मिले, उनके साथ इस इक्वालिटी का बिहेव किया जाए। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहते थे वो। उस फ्रेमवर्क में उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो था उनका कॉन्स्टिट्यूशन की वहां की जो गवर्नमेंट जिस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है उसको चेंज कर दिया जाए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे चीजों को रखा जाए कि जिससे कि उस पूरी कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को इक्वल माना जाए। तो ऐसी क्या क्या चीजें थी जिन चीजों के लिए वो आगे अपने कदम को बढ़ा रहे थे। देखिए, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स इंक्रीज, उनका जो प्रोटेस्ट था और उनका जो स्ट्रगल था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। किसका स्ट्रगल? ब्लैक पीपल का स्ट्रगल डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहा था। द वाइट रूलर्स रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल्स बाय लिमिटिंग फ्रीडम ऑफ ब्लैक्स। तो जो व्हाइट रूलर थे, जो व्हाइट रूलर थे, इनको रियलाइज हुआ, देखो आप कब तक किसको परेशान करते रहोगे, ठीक है, आप कब तक किसको परेशान करते रहोगे। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो वाला पर्सन भी रिएक्ट करेगा। तो नेल्सन मंडेला जो थे, इन्होंने एक कोर्ट में कहा था, जब ये जेल में थे, तो जिस जेल में ये थे ना, उसी जेल में एक ऑफिसर भी था जो इनके ऊपर निगरानी रखे हुए था कि ये कुछ गलत काम ना करे, यहाँ से भाग ना जाए। तो नेल्सन मंडेला ने इनसे, और उस पर्सन को नेल्सन मंडेला से काफी हमदर्दी हो गई थी, काफी सिंपैथी दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला का जो बिहेव था वो काफी अच्छा था। तो नेल्सन मंडेला उसे कहते हैं, चलो मैं तो जेल में बंद हूँ इसलिए मैं कैदी हूँ, बट आप तो बिना जेल में बंद हुए ही कैदी हो। क्यों? क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर आपने मुझको इस प्रिजन में डाला हुआ है और आप यहाँ मुझे छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही इस जेल के अंदर कैद हैं, हम दोनों ही इस जेल में बंद हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि आप कब तक सामने वाले के ऊपर अपना डोमिनेंस बना के रखोगे, अपना शासन बना के रखोगे। कभी ना कहीं आप किसी चीज को प्रेस करते जाओ, प्रेशराइज करते हो, फिर एक बार तो वो रिएक्ट करेगी। तो सेम वही चीज थी ब्लैक्स के साथ। जब व्हाइट्स ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंस किया, तो वो लोग, उन लोगों ने अपने लिए स्टैंड लिया, प्रोटेस्ट के थ्रू उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया। तो एक टाइम बाद व्हाइट्स को ऐसा लगने लगा कि अब बहुत हो गया, उनको रियलाइज हो गया कि अब हम ज्यादा टाइम तक ब्लैक्स को अपने रूल के अंदर नहीं रख सकते हैं, अंडर देयर रूल, अपने रूल्स के अंदर वो उनको ज्यादा दिन तक बंद करके नहीं रख सकते हैं। हम उनको लिमिटेड फ्रीडम में नहीं रख सकते हैं। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें उनके ऊपर से अपना डोमिनेंस हटाना पड़ेगा। अगर हमने उनके ऊपर से अपना डोमिनेंस नहीं हटाना, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिवली चली जाएंगी। ये लिमिटिंग फ्रीडम ऑफ ब्लैक्स, जो हमने उनको लिमिटिंग फ्रीडम दी थी, अब उसको हमें छोड़ देना चाहिए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल, और इसका रिजल्ट ये निकला कि फाइनली मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 में द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इमर्ज्ड, एक नया साउथ अफ्रीका बनकर निकलता है। और जो नया साउथ अफ्रीका बनकर निकलता है वो कैसा होता है? वो रिपब्लिक स्टेट होता है। रिपब्लिक स्टेट मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, रिपब्लिक होता है, वहां पर लोगों का शासन आता है। जो व्हाइट्स पीपल का वहां पर रूल था वो पूरी तरीके से हट जाता है। मतलब व्हाइट्स ने अपनी रूलिंग, अपनी गवर्नमेंट को वहां से हटा लिया था।
अब वहां पर एक डेमोक्रेटिक रूल था, लोगों का शासन था। मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। The white that oppressed people and the group fighting for freedom, जो white थे, white that oppressed होता है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, जो oppressed people थे white से, उनका जो ग्रुप था वो फाइट कर रहा था किसके लिए? फ्रीडम के लिए। that were the black worked together to create a new constitution, ठीक है, जो oppressed थे और जो ऑपरेशर थे, अब दोनों ही मिलके एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर रहे थे। मतलब व्हाइट और ब्लैक जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था वो भी, और जो अत्याचार कर रहे थे वो भी, मींस व्हाइट और ब्लैक अब दोनों ही एक साथ मिल गए थे और दोनों एक साथ मिलकर नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे, या फिर ये कहे कि वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर रहे थे। ओके, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इनका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका का, इस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे वर्ल्ड में, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरे वर्ल्ड में इसको कंसीडर किया गया वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसको सबसे बेस्ट माना गया है। इट ऑफर्स इट्स पीपल मोर राइट देन एनी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑफर, ये ऐसा ऑफर करता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने सही है जितने बाकी किसी दूसरी कंट्री में लोग सही नहीं होंगे, जितने अच्छे लोग किसके हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विदाउट ब्लेमिंग और एक्सक्लूडिंग एनीवन। इस यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन था स्टेट, इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट में एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड, हर कोई इसमें इंक्लूड होगा इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, और यहाँ पर सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा बिना किसी चीज के ब्लेम के और बिना एक्सक्लूडिंग एनीवन, और ना ही किसी को बाहर निकाला जाएगा। जैसे अब व्हाइट्स ने ब्लैक के ऊपर रूल करा था साउथ अफ्रीका में, तो जब अब व्हाइट्स हट गए, माइनॉरिटी खत्म, अब किसका रूल आ गया वहां पर? ब्लैक का। अब ब्लैक का रूल आ गया तो जो चीज व्हाइट्स ने ब्लैक के साथ की थी, मे बी व्हाइट भी वही चीज ब्लैक के साथ में, ब्लैक्स व्हाइट के साथ में वही चीज दोबारा से उसको कर सकते थे। जैसे व्हाइट्स ने क्या करा था? स्कूल्स में एंट्री नहीं दे रहे थे, यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं, कॉलेजेस में एंट्री नहीं, शॉपिंग सेंटर में उनको एंट्री नहीं मिलती थी, अपने एरिया में नहीं जाने देते थे, तो और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, लोगों को मारा भी जाता था। अब वही चीज अब जो ब्लैक है वो व्हाइट के साथ करे, तो इस चीज का डर व्हाइट्स के अंदर बन गया था कि हमने इनको इतना ज्यादा प्रेस्ड किया था, इतना ज्यादा इन पे अत्याचार किया था, अब ब्लैक्स अगर यही चीज हमारे साथ करेगी तो हमारा क्या होगा? अब क्या होगा कालिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब व्हाइट्स को अब लग रहा था, काले तो खैर वो थे ब्लैक, बट अब जो टर्न थी ना वो मूव हो चुकी थी। अब वो टर्न किसके साथ मूव हो गई थी? वो ब्लैक्स की तरफ मूव हो गई थी। अब ब्लैक्स डोमिनेंस कर रहे थे व्हाइट्स के ऊपर, मतलब व्हाइट्स के ऊपर डोमिनेंस किया नहीं था, कर सकते थे, बट नेल्सन मंडेला ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि हर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा और किसी को भी किसी तरीके से ब्लेम नहीं किया जाएगा। उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी थिंकिंग ये थी कि मान लो कर व्हाइट्स के हाथ में पावर थी तो इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, आज हमारे हाथ में पावर है, हम व्हाइट के ऊपर रूल करें। इन केस कभी फ्यूचर में ऐसा हो वो सारी पावर दोबारा से व्हाइट्स के हाथ में चली जाए, अब व्हाइट्स फिर उसी तरीके के बिहेव करेंगे हमारे साथ में, फिर अगर ब्लैक के पास में मतलब एक दूसरे के फेवर और अगेंस्ट में चीजें चलती रहेंगी, अगेंस्ट में ही जाएंगे, फेवर में तो जाने वाली नहीं है। व्हाइट्स के हाथ में आ गया तो ब्लैक्स को डोमिनेट करेंगे, और ब्लैक्स के हाथ में आ गया तो व्हाइट्स को। इसलिए इस चीज को ही नेल्सन मंडेला ने पूरी तरीके से क्या कर दिया? खत्म कर दिया था कि जो भी इन्होंने किया कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे, एक नई कंट्री इमर्ज करेंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इस कंट्री में सभी लोगों को इक्वल माना जाएगा, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, किसी के साथ स्किन बेस, कलर बेस किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस थ्योरी पे काम कर रहे थे कौन? नेल्सन मंडेला। ओके, तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ
बढ़ रहे थे, इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें फ्रेम किया था। The black leaders appeal to follow blacks to forgive the whites and their cruel treatment, and after debates and discussion of 2 years, the blacks and whites sat together and made one of the finest constitution of the world. अब ब्लैक जो लीडर थे उन्होंने अपील करी थी कि हम आपको माफ करते हैं, आपने जो भी हमारे साथ क्रूअल ट्रीटमेंट किया, आपने जो भी किया हमारे साथ व्हाइट्स ने, उस सबको हम माफ करते हैं, छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ, खत्म, अब नई चीजें आगे से स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने डिबेट करी, आफ्टर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, काफी डिबेट डिस्कशन के बाद 2 साल बाद, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट दोनों साथ में आए और दोनों ने साथ में बैठ के एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ओके, अब ये कैसे बना? अब उन्होंने साफ बोल दिया ब्लैक्स ने, ठीक है, जो तुमने किया हम उसको माइंड में नहीं लेते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, जैसा था तुमने किया सो किया, अब हम आगे का जो टाइम है उसको अच्छे से एक साथ मिलकर अच्छे से स्पेंड करेंगे, ठीक है। जो तुमने क्रूअल ट्रीटमेंट किया, उन्होंने उस सारी चीजों के लिए ब्लैक्स ने व्हाइट्स को फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, और अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसीलिए साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे वर्ल्ड में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। It suggested that everyone has a role in making things better, no matter their past action or belief. यहाँ पर हर किसी का एक बहुत ही important रोल है। It suggests that everyone has a role, हर एक पर्सन का बहुत important रोल है in making things, इस थिंग्स को बनाने में और उसको बेटर करने में। मैटर ये नहीं करता कि उनका पास्ट एक्शन क्या था, उनका पास्ट बिलीफ क्या था, पास्ट मतलब वो पास्ट को पूरी तरीके से भूल चुके। वो कहते हैं कि पास्ट को लेकर अगर आप चलोगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो पास्ट जैसा था उसको वैसे ही छोड़ दो, अब आगे आप क्या लेके चलो, आगे आप अपने फ्यूचर को देखो। तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ किया, उन्होंने उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया, जो व्हाइट्स ने किया, अब वो एक नई चीजें चाहते थे। इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक सोर्स था, एक इंस्पिरेशन था लोगों के लिए जो इसमें बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए वर्ल्ड में। तो ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि आपके साथ जो हुआ उसको भूल जाओ और अपनी लाइफ को आगे नए तरीके से जियो, अपने फ्यूचर को सामने रखकर जियो, ना कि पास्ट को लेकर उस चीज को फॉलो करते रहो। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक सोर्स था इंस्पिरेशन का। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। South Africa has transformed for being known as undemocratic to being a role model for democracy. South Africa ने ट्रांसफॉर्म किया for being known as undemocratic country। अनडेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी एक वो रोल मॉडल की तरह काम करता है। कैसे रोल मॉडल की तरह काम करता है? फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, कि जो अनडेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर भी डेमोक्रेसी आ जाए और वहां का भी कॉन्स्टिट्यूशन किसके तरीके से होना चाहिए, जैसा कि हमारे साउथ अफ्रीका का था। अबाउट नेल्सन मंडेला, गांधी टू ऑफ साउथ अफ्रीका। हमारे जो नेल्सन मंडेला थे इनको किसकी तरीके ऐसा माना जाता है, इनको माना जाता है बिल्कुल गांधी जी जैसा, ठीक है, गांधी जी जैसे इनको फॉलो किया जाता है कि जो इनकी बातें थी, जैसा ये सोचते थे, जिस टाइप से इनकी थिंकिंग, सारी चीजें किससे मिलती थी, गांधी जी से मिलती थी। ये भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, इसीलिए इन्होंने व्हाइट्स को फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया। ओके, नेल्सन मंडेला was one of the most able, efficient and far-sighted leader for the African National Congress। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि अफ्रीका की एक पार्टी थी जिसमें वो सारे लीडर सपोर्ट थे जो व्हाइट्स के अगेंस्ट थे। व्हाइट्स के अगेंस्ट जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एक मोस्ट ही एबल्ड पर्सन थे नेल्सन मंडेला
और साथ ही फार साइटेड भी थे। फार साइटेड मतलब होता है दूर की सोच रखने वाला, जो आज के टाइम में ही अपने फ्यूचर का सोच ले, जिससे हमारे इंडिया के लीडर्स ने सोचा था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। मंडेला वॉज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक इन्फ्लुएंशियल लीडर भी थे कांग्रेस के। अंडर हिज लीडरशिप द फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड रीच्ड इट्स पीक। इनके लीडरशिप के अंडर में ये जो फाइट चल रही थी, किसके अगेंस्ट में? अपार्थाइड के अगेंस्ट में ये जो फाइट चल रही थी, ये अपनी पीक तक पहुंची थी। क्यों पहुंची थी पीक तक? क्योंकि इसके जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसमें जो बहुत ही फेमस नाम है वो है नेल्सन मंडेला का। He was imprisoned for life in 1964. इन्होंने अपनी लाइफ के आधे से ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर दिया? जेल के अंदर, 28 years. And his anti-apartheid activities were spent 28 years in jail. In the 1990s, the African National Congress efforts and international support led to South Africa's isolation. जब इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो पूरे वर्ल्ड ने इनको सपोर्ट किया था, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इनको सपोर्ट मिला था, और जो एक आइसोलेटेड था, सबसे अलग होकर रहना था, अब ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब हर पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्री है, हर कंट्री के पर्सन इनको क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। मंडेला वॉज रिलीज इन 1990s टू हेल्प इम्प्रूव दिस सिचुएशन। मंडेला जब रिलीज हो गया है तो उन्होंने अपनी कंट्री की जो भी सिचुएशन थी उस सारी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब क्या क्या चीजें करी थी उन्होंने अपनी कंट्री में उसको सॉल्व करने के लिए? देखिए, फर्स्ट है पॉलिसी चेंजेस। वो जितनी भी पॉलिसी वहां थी उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए थे। चेंजेस क्या लेके आए थे? व्हाइट रेजमी रिपील्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, lifted bans on political parties and media restriction. Mandela was freed after 28 years in prison. जब ये 28 साल बाद जेल से वापस आए तो उन्हें जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उसको लिफ्ट किया, उसको बैन किया कि ये जितने भी लॉ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड बनाए गए हैं इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया, जो मीडिया थी उसको रिस्ट्रिक्शन आया, क्योंकि ये सारी चीजें किसकी थी? व्हाइट्स की थी। जब तक ही वो ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बने थे, इसलिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मीडिया पर, पॉलिटिकल पार्टी पर, और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लिफ्ट किए गए थे उनको भी क्या कर दिया गया? बैन किया गया। मंडेला वॉज फ्रीड, जब वो फ्री होकर आए थे। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या करी थी? नेक्स्ट उन्होंने करा था न्यू डेमोक्रेसी, नई डेमोक्रेसी की डिमांड करी थी। ऑन 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका न्यू नेशनल फ्लैग, एक नया नेशनल फ्लैग बनाया गया था, वाज फॉर मेकिंग द एंड ऑफ अपार्थाइड एंड द बर्थ ऑफ अ मल्टी एथिकल डेमोक्रेसी। और एक नया फ्लैग बनाया, उस नए फ्लैग के साथ ही जो अपार्थाइड था उसको खत्म कर दिया गया, जो रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और उसको खत्म करने के साथ ही उन्होंने मल्टी रेसिकल डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया। मतलब हर टाइप के लोग रह सकते हैं, व्हाइट, कलर्ड एंड ब्लैक, हर टाइप के लोग यहाँ पर इजिली रह सकते हैं, और कभी किसी को किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। ये इनका मेथड था। और इस फ्लैग के साथ ही साथ उन्होंने वहां जब ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने वहां पर अफ्रीका में दो नेशनल एंथम को गाया जाता है। फर्स्ट ब्लैक की है और दूसरी व्हाइट्स की है। तो व्हाइट्स और ब्लैक दोनों मिलकर एक दूसरे की नेशनल एंथम को गाते हैं। इसलिए था, देखो व्हाइट्स की वो उन्होंने इसलिए नहीं हटाई क्योंकि वो व्हाइट्स की थी, अगर हटाते तो उनको ऐसा लगता कि ये आकर हमारे ऊपर डोमिनेंस कर रहे हैं, और ब्लैक्स की तो कोई थी ही नहीं, तो ब्लैक्स के लिए एक नई नेशनल एंथम को बनाया गया था ताकि उनको भी तो लगे कि हमारे पास भी कुछ है, वरना अगर वो व्हाइट्स की ही गाते तो उनके पास कभी कुछ नहीं रहता। साउथ अफ्रीका हैड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन 1999। साउथ अफ्रीका में पहली बार 1999 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे। मंडेला वॉज इलेक्टेड, और जिस इलेक्शन के अंदर जो नेल्सन मंडेला थे उनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका।
पहली बार डेमोक्रेसी इलेक्शन हुए थे और इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के राइट को यूज किया गया था, जो कि सभी को दिया गया था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स होता है वोट देने का सभी को अधिकार है, मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, सबको वोट देने का अधिकार है। मेल हो, फीमेल हो, ब्लैक हो, कलर्ड हो, व्हाइट हो, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सब वोट डाल सकते हैं। तो इस मेथड को भी यहाँ अडॉप्ट किया गया था और जिसके तहत यहाँ इलेक्शन हुए उसमें जो नेल्सन मंडेला है वो जीत गए थे और साउथ अफ्रीका के नए और पहले प्रेसिडेंट बने थे। कॉल फॉर फॉरगिवनेस, और उन्होंने फॉरगिवनेस को भी अपनाया। फॉरगिवनेस को अपनाने का मतलब ये था कि जो उनके साथ हुआ अब तक, ठीक है, जो उनके साथ अब तक हुआ उसको वो भूल चुके थे, उसको छोड़ देना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि उसको भूल जाओ, अब जो हुआ सो हुआ, अब अपना फ्यूचर आगे देखो, साथ में रह के अच्छे से स्पेंड करो। ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉरगिव द एट्रोसिटीज, जो एट्रोसिटीज थी ऑफ द पास्ट एंड बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, जो पास्ट में चीजें थी सबको उन्होंने क्या करा, और सबको उन्होंने फॉरगिव करा और एक न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी, एक नए साउथ अफ्रीका को बनाया जो किस पे बेस्ड था, जो इक्वालिटी पे बेस्ड था, जिसमें सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यू को फॉलो किया जाएगा, मतलब जो डेमोक्रेटिक जो लीगली लॉ होने चाहिए वो लॉ बनाए गए। सोशल जस्टिस, सबके साथ न्याय किया जाएगा और ह्यूमन राइट का भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लाइक स्किन के बेस पर जो ह्यूमंस ने, जो नेचर ने आपको राइट्स दिए हैं, एज अ ह्यूमंस आपको राइट मिले हैं, उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता और उनकी वजह से आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस करना नहीं पड़ेगा। इस टाइप के लॉ बनाए गए थे, किसके अंदर, इस टाइप के लॉ बनाए गए थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोलैबोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल के डिस्कशन के बाद द फॉर्मर ऑपरेसर एंड फ्रीडम फाइटर्स क्रिएट वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल के डिबेट और डिस्कशन के बाद इसके जो ऑपरेसर्स थे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इन सब ने मिलकर एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंश्योरिंग एक्सटेंसिव राइट्स ऑफ ऑल सिटी और फॉर ऑल सिटीजन, और सब लोगों के लिए इसमें कुछ राइट्स रखे थे। ग्लोबल इंस्पिरेशन, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वंस denounced globally is known seen as a model of democracy and emphasizing unity and transformation for a painful past into a shared future। इन्होंने अपना फ्यूचर शेयर किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि ग्लोबली सबके लिए रोल मॉडल का काम कर रहा था, इंस्पिरेशन का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि इनका पास्ट इतना बेकार था, इतना बेकार इनका पास्ट था, उसके बाद भी उन सारी चीजों को भूलकर एक नया स्टेप आगे बढ़ा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो अपना पेनफुल पास्ट जो इंसान भूल के उसके साथ मिलकर खुशी खुशी रह ले, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में एक इंस्पिरेशन का काम कर रहा था। कौन? साउथ अफ्रीका। तो देखो साउथ अफ्रीका की ये पूरी स्टोरी है कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, व्हाइट्स ने पूरी तरीके से डोमिनेंस कर रहा था ब्लैक के ऊपर। इन सब के बाद एक नेल्सन मंडेला आए जो लीडर बने, जिनकी लीडरशिप में जो ये मूवमेंट चल रहे थे वो पीक तक पहुंचे। एट लास्ट उन्हें 28 ईयर्स के लिए जेल में भी डाल दिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स 1992 में जब वो जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आने के बाद इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। पहली बार साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के अंदर सभी को वोटिंग राइट मिला, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट या फिर कलर्ड हो, सभी को वोटिंग राइट मिला। और जब सबने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो उस इलेक्शन में किसको वोट मिले? सारे के सारे मेजोरिटी को, जो ब्लैक पीपल थे वहां नेल्सन मंडेला को वोट मिले और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा था जो कि कहीं नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अगर इस टाइप से हमें कभी किसी भेदभाव को फेस ना करना पड़े, हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बट इन सारी चीजों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम अपने रूल्स को रिटर्न में लिख सकते हैं कि हमारी कंट्री को इन रूल्स को फॉलो
करना है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री को आगे चलना है, ठीक है। और उसमें रूल्स सिर्फ लोगों के लिए नहीं होते, उसमें जो रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी उतने ही होते हैं जितने वहां के सिटीजन के लिए होते हैं। ओके, तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? ये ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। अब ये जो नई गवर्नमेंट बनी थी ये ब्लैक गवर्नमेंट थी, ठीक है। और ये व्हाइट्स के ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं कर रही थी, यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट दोनों ही साथ में मिल के चल रहे थे और साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की एक बायोग्राफी भी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कभी मन करे नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने का कि कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, तो आप इनकी ये बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको पढ़ सकते हो। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।